बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो एक स्टेटमेंट दी गई है वो इनकी हुकूमती इत्तेहाद का जो 24 या 48 घंटों से प्रोपेगेंडा जारी था, एक बयान ने वो तमाम का तमाम खेल बिगाड़ के रख दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जो बरीयत की दरखास्तों पर एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम को, वो इंतहाई अहम है। उसकी तफसील पहले मैं आपके साथ पूरी समात का हवाल और फिर हम आ जाएंगे इमरान खान की आज की स्टेटमेंट के हवाले से। जो मैंने आपको कहा था कि इमरान खान ऐसा इनको सरप्राइज़ देगा कि इनका जो पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा है वो सारा उसका कोई हैसियत नहीं रहेगी। 2 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसका नाम था अल-कादर ट्रस्ट केस। अल-कादर ट्रस्ट केस पे इनको पता था कि ना इमरान खान कोई बेनिफिशरी है, ना उन्होंने कोई बेनिफिट लिया है, ना उनके नाम पे कोई जायदाद है। तो इन्होंने फिर ट्रस्ट का जो नाम था अल-कादर ट्रस्ट का, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी यूनिवर्सिटी बनाई इमरान खान ने, जो तसव्वुफ़ की यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला वाहिद इदारा है जहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। तो उससे मुतल्लिक ये सारा मामला सामने आया और जो अदालत में ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ। और आपको याद होगा ये रेफरेंस उस वक्त फ़ाइल हुआ था काजी फ़ायज़ ईसा ने इस मामले के ऊपर, चूँकि ये जो 190 मिलियन पाउंड था ये मलिक रियाज का जो सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना जमा करवाना था उसकी मद में जमा हो चुका था। फिर अल-मशरिक बैंक के को तलब किया गया। काजी फ़ायज़ ईसा ने, अल-मशरिक बैंक ने आके बताया कि जी ये पैसे थे बहू के, मलिक रियाज की बहू के, और उनके पैसे पहले वहाँ पे किसी मुकदमे में या मनी लॉन्ड्रिंग की कोई तहकीकात में फ्रीज़ कर दिए गए थे। उसके बाद फिर अदालत ने उनके पैसे रिलीज़ कर दिए और हमने जब हमें इनकी बहू ने कहा, मलिक रियाज की बहू ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दें। चीफ जस्टिस थे उस वक्त काजी फैज़ और उनका जो बेंच था उन्होंने बार बार ये सवाल पूछा था कि क्या आपको पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा था अल-मशरिक बैंकों के पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे? उन्होंने कहा नहीं जी, पाकिस्तानी हुकूमत का क्या लेना देना, वो पैसे थे मलिक रियाज की फ़ैमिली के, वो वहाँ से रिलीज़ हो गए और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, हमें वो ऑर्डर मिल गया। उस मुसद्दका ऑर्डर की कॉपी जब हमें मिली तो वो हमने पैसे रिलीज़ कर दिए। चूँकि उसमें मालिक और बैंक अकाउंट होल्डर थी बहू मलिक रियाज की, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दें। हम एक बैनुल-अक़वामी बैंक हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिए। ना हमें किसी ने कहा, ना हमें बरतानवी हुकाम ने कहा, ना हमें पाकिस्तानी हुकाम ने कहा, हमें मलिक रियाज की अहलिया बहू की जानिब से कहा गया। लेकिन अब अल-मशरिक बैंक ये सारा कुछ कह गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी हद तक उनकी स्टेटमेंट के बाद ये केस बनता नहीं था। लेकिन काजी फ़ायज़ ने उस फैसले में कि जी वो फैसले हुकूमत को, वो पैसे हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के पास महफूज था, केस ये था कि वो हुकूमत को आने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों चले गए, तो वो हुकूमत को भी वापस आ गए। काजी फैज़ ने हुकूमत को पैसे भी दे दिए और उसमें लिख दिया कि जी इमरान खान ने और ये सारा कुछ जो किया और ये जिस तरीके से मलिक रियाज को कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो चीज़ थी। उससे अगले 2 दिन बाद ये अल-कादर ट्रस्ट केस रेफरेंस तैयार होकर फ़ाइल हो गया और उसमें हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का। तो ये उसका बैकग्राउंड था कि जी मलिक रियाज से इन्होंने कोई ज़मीन ली है, इन्होंने मलिक रियाज को फ़ायदा दिया, इन्होंने सालसी की है, बरतानिया में जो पैसे डूबे हुए थे वो मिल गए और वो पैसे फिर उन्होंने बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऐसा फैसला ही नहीं था तो और कोई सबूत भी नहीं था, और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज की मद में जमा हो गए। अब इमरान खान ने उसमें से क्या लिया कि जी इमरान खान ने उसके बदले ज़मीन ली है जहाँ पे अल-कादर ट्रस्ट बनाई है। अच्छा, ज़मीन का भी कहते हैं ली है और फिर कहते हैं जी कि बनाई भी वहाँ पे अल-कादर ट्रस्ट है जिसके इमरान खान ना बेनिफिशरी हैं, ना इमरान खान के नाम पे कोई जायदाद है, ना कोई माली फ़ायदा ले सकते हैं, उनका कोई अख्तियार नहीं है, वो सिर्फ ट्रस्टी हैं ये। और बुशरा बेगम भी उसमें ट्रस्टी थी। ये केस था सारा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आज समाअत हुई, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। अब इसमें लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उन्होंने ये चाहा कि जी आप हमें टाइम दें, अभी 2 हफ्तों का हम रिकॉर्ड पढ़ लें। जो दिन रात एक करके ट्रायल आगे बढ़ा रहे थे उनको खुद रिकॉर्ड का नहीं पता था, उन्होंने रिकॉर्ड के लिए टाइम दिया और आमिर फारूक साहब बेंच ने 10 दिन का टाइम दे दिया। इतने में था कि जी ट्रायल नीचे कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कमाल हिकमत अमली थी, उन्होंने नीचे ट्रायल मुकम्मल ना होने दिया।
جب وہ ٹرائل مکمل نہ ہوا تو آج کیس لگ گیا، آج عدالت کو بتایا گیا جی کہ ابھی تو صرف پروسیکیوشن کی ایویڈنس ختم ہوئی ہے، ابھی تو ڈیفینس کی ایویڈنس ہونی ہے، ڈیفینس اسٹیٹمنٹ ہونی ہے، آرگومنٹس ہونے، اور پھر جا کے عثمان ریاض گل پیش ہوئے اور ظہیر عباس پیش ہوئے عمران خان اور بشرا بیگم کی جانب سے، جبکہ امجد پرویز صاحب تھے نیب کی جانب سے۔ وکیل عثمان ریاض گل عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے دلائل دینے والے وکلاء کے علاوہ روسٹرم پر موجود باقی وکلاء کو بیٹھنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کے وکیل ظہیر عباس نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ وکیل ظہیر عباس نے کہا کہ نیب نے دسمبر 2023 میں 8 ملزمان کا یہ معاملہ تھا اور نیب نے 8 ملزمان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا۔ دسمبر 2023 میں 8 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا اور 27 فروری کو 2 ملزمان عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہوا۔ وکیل ظہیر عباس نے عمران خان سے متعلق کیس کا جو فرد جرم ہے یا جو چارج ہے، جو الزام ہے، وہ پڑھ کے سنایا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ جو ٹرسٹ ہے ابھی تو موجود ہی نہیں ہے، اب القادر ٹرسٹ انہوں نے پی ٹی ایم حکومت نے کینسل کر دی، اس کو معطل کر دیا، پھر ایک نیا قانون بنا دیا جی کہ یہ ٹرسٹ سے متعلق نیا قانون ہے۔ اس کی رجسٹریشن کے لیے جب گئے عمران خان اور بشرا بیگم تو وہ آج تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی، اور وہ کیس پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس کا چونکہ وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس زیر التوا ہے تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے ابھی تو موجود ہی نہیں ہے، آپریشن آف لاء کے لحاظ سے وہ تو اس کو رجسٹر نہیں کر رہے۔ وکیل ظہیر عباس نے کہا کہ یہیں پہ ہمارا وہ کیس زیر التوا ہے۔ امجد پرویز نے کہا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جب جگہ منتقل ہوئی تو ٹرسٹ موجود ہی نہیں تھی، احتساب عدالت نے میرٹس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا۔ یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب عدالت نے میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں دیا۔ عدالت نے کہا پہلی بات یہ رقم بیرون ملک سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی، پھر کابینہ کا فیصلہ ہے، دوسرا لینڈ منتقلی ہے۔ وکیل ظہیر عباس نے کہا جی بالکل، اور اب نیب ترمیم کے بعد کابینہ کے فیصلے کو تحفظ حاصل ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے کیا فریزنگ آرڈر ڈی فریزنگ آرڈر سامنے نہیں ہے، ابھی ان کی تفتیش بھی مکمل نہیں ہے۔ جب تک میرا ذاتی مفاد ثابت نہ ہو کابینہ کے فیصلے کو نیب ترمیم سے تحفظ حاصل ہے۔ کابینہ عدالت نے نیب ترمیم دکھانے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ فیصلے کو حاصل تحفظ کے حوالے سے وکیل ظہیر عباس نے نیب ترمیم عدالت کے سامنے پڑھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ نے اس موقع پر آ کر کیوں بریت کی درخواست دائر کی، آپ نے پہلے کیوں نہیں دائر کی تھی؟ وکیل ظہیر عباس نے کہا کہ کیونکہ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں کئی مہینے محفوظ رہا، جب وہ جاری ہوا تو تب ہم نے اس کی بنیاد پہ بریت کی درخواست دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب ترمیم بحال ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل ظہیر عباس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں استدعا کی کہ سپریم کورٹ فیصلے کے تناظر میں نیب ترمیم کی بحالی کے بعد کابینہ فیصلے کو تحفظ حاصل ہے، اس لیے اس بنیاد پر بریت کی درخواست منظور کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ابھی تک احتساب عدالت نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی، احتساب عدالت نے آپ کی بریت کی درخواست خارج کرنے کے فیصلے میں کوئی فائنڈنگ ہی نہیں دی، کوئی میرٹ ہی نہیں ٹچ کی ہے۔ اگر کوئی فائنڈنگ آئی ہوتی تو ہمارا اختیار تھا۔ وکیل عثمان ریاض گل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں گواہان پر جرا مکمل ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ریٹ پٹیشن میں اختیار محدود ہوتا ہے، ہم ریٹ میں گواہ کے بیانات کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرٹ پر احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں وجوہات نہیں دیں۔ اگر بریت کی آپ نے درخواست دائر کی تھی تو احتساب عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ میرٹ کے اوپر اس کی تفصیلات دیتے، اس کی وجوہات دیتے۔ جب میرٹ پہ انہوں نے وجوہات ہی نہیں دیں تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا تو ہم اس کو دیکھتے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ احتساب عدالت کے فیصلے کی وجوہات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ احتساب عدالت کے فیصلے کی فائنڈنگ بھی نہیں ہے، ہم واپس یہ آپ کی درخواست ہم ان کو ٹرائل کے فیصلے سے روک دیتے ہیں، ہم یہ آپ کی جو درخواست ہے یہ واپس نیب کو بھیج دیتے ہیں، نیب عدالت کو، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ سنیں اور آپ کی بریت کی درخواستوں کو پہلے ڈیسائیڈ کرے۔ اگر آپ اس فیصلے سے پھر آپ کو لگے گا کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ پھر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ احمد ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اور وہ آپ کا اہم نقطہ جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اب نیب ترمیم کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے جاری کیا اس کے بعد آپ کا یہ کیس نہیں سنا جا سکتا، یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، تو اس نقطے کے اوپر تو نیب عدالت نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا۔ چونکہ نیب عدالت نے ڈیسائیڈ نہیں کیا اس وجہ سے یہ ہم معاملہ دوبارہ نیب کو بھجوا رہے ہیں۔ نیب عدالت کو وہ اس پوائنٹ کے اوپر پہلے آپ کی درخواست ڈیسائیڈ کرے گی، اگر آپ کی درخواستیں خارج ہوتی ہیں آپ دوبارہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جو 8 نومبر کو جج صاحب ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے تھے اور ٹرائل بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا تھا کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، وہ معاملہ
टल गया है, वो अब लटक गया है। अब पहले बरीयत की, पहले तो तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हफ्ता लगेगा जारी होने में, उसके बाद फिर पहले बरीयत की दरख्वास्त ने 1 दफ़ा बहस होगी, 2 दफ़ा बहस होगी, 3 दफ़ा बहस होगी। जैसे वहाँ से डिसाइड होगा उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आएगा, तो तब तक चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। तो बेहतर ये हुआ बजाय इसके कि अदालत कहती कि आप जाएँ, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आपका ट्रायल मुकम्मल कर लिया है, आप उनको ट्रायल का फ़ैसला करने दें। ये होता तो ये नुकसान था। अदालत ने उनको दोबारा बरीयत की दरख्वास्तों को पहले डिसाइड करने का कह दिया, जो मैं समझता हूँ एक बड़ा रिलीफ है कि वो जो टल गई है एक मुसीबत, जो एक नई सज़ा थी, वो फ़िलहाल टल गई है कई हफ़्तों के लिए। और उम्मीद है कि बरीयत की दरख्वास्त मेरिट के ऊपर या तो एहतसाब अदालत से मंजूर हो जाएगी या फिर वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है और सहाफ़ियों से, इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ़ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे, मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्ज़ा कर लिया है। ये जो मर्ज़ी अब नाइंसाफ़ी और जुल्म करें, अब आप इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको बराए हराने के लिए काजी फायज़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। इन्होंने जो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है और उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर आज़म और इस फॉर्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई गई। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ सलब करना। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़ौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर इदारे न्यूट्रल होते। मौजूदा आर्मी चीफ़ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। उस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ, एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत PTI की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को ये पैगाम है कि मैं अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना होगा। डंडे के ज़ोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने ना खड़े हुए तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से बेहतर मौत है। ये मुझे मिलिट्री कोर्स में ले जाना चाहते हैं, ले जाएँ, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया। एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं डोनाल्ड, अब यहाँ से मैंने कहा ना कि इनका बयानिया कैसे, एक बयान ने इमरान खान कहते हैं मैं ट्रंप को 27वां अमरीकी सदर इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरफ से हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ लॉबी की गई और उस पर यकीन किया। अगली बात, जो कल से हुकूमती प्रोपेगेंडा है ना कि ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा, कहते हैं नहीं, मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं, पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मौक़िफ़ दे दिया है, पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है कि मेरी रिहाई का मामला यहाँ होगा, अमेरिका से नहीं होगा। कहते हैं मैं अपनी 2 गलतियाँ तस्लीम करता हूँ। बाजवा की मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत की लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें। मैंने बाहर नहीं जाना। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चली गई। बैरून मुल्क इलाज इतना महंगा है और उनका सारा जो टब्बर है वो बाहर बैठा हुआ है, उनकी जायदादें और उनके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। वाज़ेह पैगाम कि हमारी जो रिहाई है वो हमारी रिहाई यहाँ से होगी। हम किसी पे उम्मीद लगा के नहीं बैठे और पूरा जो प्रोपेगेंडा था उसको उड़ा के रख दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।